सभी को नमस्कार। आज मैं क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय के तीसरे पार्ट, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, उसके विषय में आप लोगों से बात करूंगी। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 या थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है और इसमें आधुनिक भारत का इतिहास दिया हुआ है। 6 चैप्टर हैं इसमें। पहला कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, दूसरा रिबेल्स एंड द राज, तीसरा कॉलोनियल सिटीज़, चौथा महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, फिर पांचवा अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन और छठा फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हम इस सेशन के सिलेबस की बात करें तो इसमें से 2 चैप्टर पूरी तरह डिलीटेड हैं, कॉलोनियल सिटीज़ एंड पार्टीशन वाला। तो इसके बाद इसमें 4 चैप्टर्स बचते हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, इसका ये भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसका भी 60% हिस्सा है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। मुगलों के पतन के बाद भारत में जिस नई शक्ति का आगमन हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक विदेशी शक्ति थी, और इसके ही काल को कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद का तात्पर्य क्या है? जब एक देश किसी दूसरे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से जाता है और व्यापारिक हितों को साधने के लिए उस देश को अपनी कॉलोनी या उपनिवेश बना लेता है, यानी कि वहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगता है, तो इस पूरी व्यवस्था और इसके पीछे काम करने वाले विचारों को ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ये बड़े साधारण शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया कि कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है। व्यापार करने के उद्देश्य से किसी देश में जाना और फिर वहाँ राजनीतिक प्रभुत्व को हासिल कर लेना और उस देश को अपना उपनिवेश या कॉलोनी बना लेना। अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण का एक लंबा इतिहास रहा है और आक्रमणकारियों ने यहाँ पे राज भी किया है, इसे अपना भी बना लिया है। मुगल अफगानिस्तान से आए थे। काबुल फरगाना का शासक था बाबर, और फिर उसने भारत में अपना शासन स्थापित किया। लेकिन हमने उनके शासन को उपनिवेश नहीं कहा, जबकि हम ब्रिटिश शासन को उपनिवेश कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबर या मुगलों ने जब यहाँ शासन किया तो यहाँ की जनता से टैक्स वसूला और उसको यहीं पे खर्च किया, यानी भारत में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसके विपरीत जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने यहाँ शासन स्थापित किया, यहाँ से टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने मातृ देश इंग्लैंड के प्रति ही थी। टैक्स का एक हिस्सा इंग्लैंड को भी जाता था, और यही अंतर है उपनिवेशवाद में या उससे पहले स्थापित मुगल शासन व्यवस्था में। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक जो है केस स्टडी मेथड से लिखी हुई है, और इसमें हर चैप्टर की शुरुआत में उस पार्ट से संबंधित हमारी जानकारी के स्रोत क्या हैं इस बारे में चर्चा की जाती है। तो ये जो कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारी या इतिहासकारों की जानकारी का स्रोत क्या रहा है? तो इसमें जो सरकारी रिकॉर्ड है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उसने अपना राज्य स्थापित किया। क्योंकि ये देश उनके लिए पूरी तरह से नया था तो उन्होंने यहाँ के बारे में बहुत अध्ययन किया और उस अध्ययन से संबंधित रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया। तो जब इतिहासकारों को इस काल का अध्ययन करना था तो वो रिकॉर्ड्स इतिहास के एक स्रोत के रूप में काम आए। हम यहाँ 3 अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास इस चैप्टर में पढ़ते हैं। वो क्षेत्र जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अधिग्रहित किया, उसमें पहला स्थान था बंगाल का, बंगाल के बाद बम्बई दक्कन का और मद्रास का। इन सभी जगहों पर किस तरह से शासन व्यवस्था को अपनाया गया, लागू किया गया, और यहाँ पे किस तरह से इन स्थानों की जानकारी के स्रोत क्या है, यही इस चैप्टर में बताया गया है। पहला बंगाल
और जो दूसरा मैंने आपको बताया बम्बई दक्कन का इलाका, और तीसरा यहाँ राजमहल की पहाड़ियों का इलाका है, यानी कि वो इलाका जो आदिवासियों से संबंधित रहा है। बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किसान थे उनकी बात बताई गई है हमें। मुंबई दक्कन में कपास की खेती करने वाले किसान थे, और राजमहल की पहाड़ियों में जो पहाड़िया लोग थे उनको हटा करके जो संथालों को बसाया अंग्रेजों ने। ये एक उदाहरण है कि कैसे आदिवासियों के स्थान पर वो चाहते थे कि व्यवस्थित रूप से खेती की जा सके। तो इस चैप्टर में हमें 2 हिस्से पढ़ने हैं पहले, जिसमें हम बंगाल का और राजमहल की पहाड़ियों का इतिहास जानेंगे और उनके स्रोतों का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।